Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you. I am your chemistry teacher from Honors Kindergarten and Secondary School System. Our lecture number 1 include two chapters. Chapter number 2, structure of atoms, while chapter number 3, periodic table and periodicity. In chapter number 2, you will learn about Bohr's atomic model, differences between Rutherford atomic model and Bohr's atomic model, the concept of electronic configuration, isotopes and its example, application of isotopes, and the importance and uses of isotopes in various fields of life. बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्लास बोहर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे। वो कौन कौन से डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से नील बोहर ने अपना एक और वेल एस्टेब्लिश जो है वो मॉडल प्रेजेंट किया 1913 में। आपको मैंने क्लास में बताया था कि रदरफोर्ड कहता था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर मूव करता है तो वो एनर्जी को रिलीज भी करता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाता है। दूसरा वो ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है, लेकिन नील बोहर ने इन दोनों पोस्टुलेट्स को गलत साबित किया। उसने 1913 में अपना एक अलहदा मॉडल पेश किया and the Bohr's atomic model was based upon the following postulates. Hydrogen atom consists of a tiny nucleus and electrons are revolving in one of the circular orbits of radius r around the nucleus. क्लास आप लोगों ने बात हमेशा याद रखनी है कि नील बोहर ने जो एटम सिलेक्ट किया था वो हाइड्रोजन एटम था। क्या रीजन थी हाइड्रोजन एटम को सिलेक्ट करने की? हाइड्रोजन एटम को सिलेक्ट करने की रीजन ये थी क्योंकि हाइड्रोजन एटम बहुत ही छोटा एटम होता है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। सो उसने हाइड्रोजन एटम को चूज किया। और सेकंड वो ये कह रहा था कि एटम्स के जो शेल्स होते हैं उनकी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। ईच ऑर्बिट और शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी। मीन्स टू से दैट कि जो शेल्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी एनर्जीज कम होती हैं और जो शेल न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनकी एनर्जीज जो है वो ज्यादा होती हैं। पॉइंट टू बी रिमेम्बर दैट प्लीज, the shells which are close to the nucleus have lower energy, while the shell which are far from the nucleus always possess higher energy. So this postulate reflects each orbit has fixed energy that is quantized. Okay class, when electron jump from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy, and when it jumps from higher orbit to lower energy, it radiates energy. क्लास रदरफोर्ड ये कह रहा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में मूव करता है या हायर ऑर्बिट में मूव करता है तो वो एनर्जी को या तो रिलीज कर रहा होता है या एब्जॉर्ब कर रहा होता है, या एनर्जी को रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है और अल्टीमेटली वो जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। जबकि बोहर ने कहा ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तब तक एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं कर सकता जब तक वो अपना शेल चेंज नहीं करता। लुक एट द एग्जांपल, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन। ये जो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसे हम लोग बोलेंगे लोअर एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको बताया लोअर एनर्जी शेल है ये, या इसे हम कह सकते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट इलेक्ट्रॉन कैन नेवर रिलीज, absorb or emit energy when it is present in a particular shell, but when it change its position from lower orbit to higher orbit or higher orbit to lower orbit, then it emits or absorbs energy. Done? Okay, and the change of energy is given by delta E is equals to E2 minus E1, while H is equals to 6.63 into 10 ki power minus 32, which is known as Planck's constant, and V is the frequency of light. As you know very well about that, each orbit which is has a fixed angular momentum. You know very well about the concept of angular momentum. The product of mass and velocity in a particular circle is known as एंगुलर मोमेंटम। जो भी सर्कल होता है जिसमें कोई भी चीज मूव कर रही है किसी सर्कल में, तब हम लोग उसे बोलते हैं, उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। सो ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम which is given by mvr is equals to nh divided by 2 pi. Okay, these are the main postulates of Bohr's atomic model.
ओके क्लास, अब हम लोगों ने पढ़ने हैं डिफरेंसेस कि रदरफोर्ड और बोहर्स के एटॉमिक थ्योरी में क्या डिफरेंसेस थे। क्लास, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी while बोहर्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। रदरफोर्ड ने कोई भी शेल का, किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, लेकिन बोहर ने क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट and lower orbit to higher orbit, then it emits or release energy, emits or absorb energy. So the point is, basically Rutherford give the concept of classical theory and Bohr give the concept of quantum theory. Rutherford के according electrons revolve around the nucleus and Bohr ने भी कहा था electron revolves around the nucleus but in orbits of fixed energy. जो आपके पास shells हैं या orbits हैं उनकी fixed energy होती है. Done. The third postulate or third differences between both these theories include no idea about orbits were introduced by Rutherford, while Bohr presented the idea of orbits and gave the concept of angular momentum. Done. Four differences include atom should produce continuous spectrum and according to Bohr, atom should produce line spectrum. रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम शुड कोलैप्स क्योंकि वो जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है इलेक्ट्रॉन, तो एटम खत्म हो जाता है। बट बोहर ने कहा एटम शुड एग्जिस्ट, एटम कभी भी न्यूक्लियस के अंदर जाके नहीं गिरता बल्कि वो शेल के अंदर रिवॉल्व करता रहता है। जब लोअर एनर्जी से ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जब हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। These are the main distinctions or differences between Rutherford and Bohr's atomic theory. I hope you will understand about these points. Move toward the next concept, which is known as electronic configuration, a very important concept. Class, please आप लोगों ने बात हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम और इन एनी ऑर्बिटल। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या कहते हैं हम लोग इसे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। The electronic configuration of an element describes how electrons are distributed in its atomic orbital. Done. Class, आपको एक एग्जांपल से बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19। फ्लोरीन का क्या एटॉमिक मास होता है? 19। और आपको पता है एटॉमिक मास का हमेशा हाफ क्या होता है? एटॉमिक नंबर। फ्लोरीन का जो है ना एटॉमिक नंबर होता है 9। डन। ओके, अब आपको बात पता है कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द एटम पोजेस द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फ्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 है। अब इसकी एक अरेंजमेंट होती है क्लास, वो आप लोगों ने ये टेबल है इसको याद रखना है। पहले जो शेल्स के जो शेल है उसके अंदर आपके पास जिस भी जगह के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर जो पॉइंट है या जो जगह है जिसको इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई करना है उसको हम लोग बोलते हैं सब शेल। क्या बोलते हैं बच्चों? सब शेल बोलते हैं। शेल्स की आपको एग्जांपल्स का पता है? शेल्स की, शेल्स कौन कौन से होते हैं? KLMN, these are the shells, while SPDF, these are the subshells, and subshells are those points where electron live, जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? सब शेल्स बोलते हैं। डन। अब फ्लोरीन बच्चों अपने, और यहाँ बच्चों आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो s ऑर्बिटल है या s सब शेल है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा। जो p है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा और जो d है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा। तो फ्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 9 है। जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके अंदर आ जाएंगे बच्चों? s के अंदर। अगले वाले 2 किसके अंदर आ जाएंगे? s के अंदर। और बाकी कितने बचे? 5, वो आ जाएंगे p के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस arrangement of electrons in any atom. So point should be clear now. Electronic configuration is basically the distribution or arrangement of electrons in any specific atom
atom contains shells, while the shell contains subshells, which are also known as orbitals. Orbitals are those places where electron live or where electron occupy any space. Done? Okay. ओके क्लास, अब आगे हम लोगों ने पढ़ना है आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये. आइसोटोप्स कैन बी डिफाइंड एज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं. रीजन क्या है? द रीजन इज दैट बिकॉज the proton number is same but they differ in the number of neutrons. Look at the example. These are the isotopes of hydrogen. हाइड्रोजन के 3 isotopes हैं. फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, सेकंड को बोलते हैं ड्यूट्रियम और थर्ड वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रीटियम. याद रखिएगा बच्चों, जो आपके पास ये जो H है ये हाइड्रोजन का सिंबल है. नीचे हमेशा हम लोग किसको शो करते हैं? एटॉमिक नंबर को. ऊपर हम किसको शो करते हैं? मास नंबर को. यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है? 1 है. मास नंबर है 2. यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर है 3. डिफरेंस किस में आ रहा है? मास नंबर में. सेम कौन है? एटॉमिक नंबर. किस तरह से वो देख लेते हैं. ये प्रोटियम है, इसमें कितने प्रोटॉन है? सिर्फ एक प्रोटॉन है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है. तो यहाँ पर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों सेम है. Atomic mass is basically the sum of number of proton plus number of neutrons, as you know very well and you have already discussed in chapter number 1. ठीक है. ड्यूट्रियम कैरी 1. 1 ये क्या है आपके पास? एटॉमिक नंबर है. और जो 2 है वो क्या है आपके पास? मास नंबर है. मास नंबर किस तरह से है? क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है. देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन ऐड हो गया ना, तो यहाँ पे फिर आइसोटोप बन जाएगा. इसी तरह से यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे. एक प्रोटॉन ऑलरेडी है, 2 न्यूट्रॉन्स और ऐड हो रहे हैं. सो दीज आर नोन एज ट्रीटियम. सो isotopes are basically those atoms of an element which have same atomic numbers but different atomic masses, and the difference of atomic masses always on the basis of the difference in the numbers of neutrons. ठीक है, आपने याद रखना है. आइसोटोप्स कोई भी पूछे आपसे आइसोटोप्स क्या है, आपने कहना है कि आइसोटोप्स बेसिकली डिफरेंसेस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से होते हैं. किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं जिनमें उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं जबकि एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं. डन. ओके क्लास, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट. Isotopes of carbon. There are 3 isotopes of carbon. The isotope carbon 12 is present in abundance. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने भी बात याद रखनी है कि isotopes की जितनी भी types हैं उनकी जो abundance है या जो उनकी जो आपके पास प्रेजेंस है या अबंडेंस है उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो अमाउंट्स होती हैं. लाइक कार्बन 12 है, ठीक है, इसकी अबंडेंस ज्यादा है, 98.9% है. और कार्बन 13 और 14 है, उसकी अबंडेंस क्या है? 1.1% है. डन. These are the isotopes of carbon. Carbon always possess 6 proton and 6 neutron in carbon 12, while 6 proton and 7 neutrons in carbon 13, while 6 proton and 8 neutrons in carbon 14. Done. Okay, move toward the next. Okay class, now we will talk about applications of isotopes. बच्चों isotopes के बहुत ज़्यादा applications हैं, बहुत ज़्यादा, हर फील्ड में. रेडियोथेरेपी में आइसोटोप यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना. ट्रेसेस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन में आइसोटोप्स यूज हो रहा है. आर्चोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल में यूजेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है. फोसल फ्यूल्स की जो है ना वो एज को डिटरमिन करने के लिए यूज होता है. आयोडीन 31 जो है वो बेसिकली गाइटर को जो है वो ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है. केमिकल रिएक्शंस में और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में यूज हो रहा है. और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने के लिए कौन यूज होता है बच्चों? आइसोटोप्स. ओके क्लास, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि आइसोटोप्स आर बेसिकली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ. ओके, आइसोटोप्स बेसिकली phosphorus 32 and strontium 90 are used for the treatment of skin cancer, while iodine 131 are used for diagnosis of goiter in goiter gland. Similarly, tactinium is used to monitor the bone growth.
as well as isotope is also used to measure the dating of fossil fuels. ठीक है, उनकी एज को measure करने के लिए fossil fuels की, dead plants और animals की, stones की एज को estimate करने के लिए भी isotopes को use किया जाता है. इसके अलावा isotopes are used to generate electricity by carrying out controlled nuclear fusion reactions in nuclear reactors. Okay, for example, when uranium 235 is bombarded with slow moving neutrons, then the uranium nucleus break up to produce barium 190, 139 and krypton 94, and 3 neutrons are emitted. Basically, a large amount of energy is also released in these reactions. So we can say that there are many applications of isotopes in various fields of life. Done? Okay class, again I'm going to repeat key points. Okay, क्लास बेसिकली क्या है, आप लोगों ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि बोहर ने जो है वो अपना मॉडल प्रेजेंट किया था 1913 में. क्यों मॉडल प्रेजेंट किया था? क्योंकि रदरफोर्ड ने जो है वो बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स छोड़ दिए थे. रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर बहुत से डिफेक्ट्स थे, उनको करेक्ट करने के लिए नील बोहर ने 1913 में अपना एक अलहदा मॉडल प्रेजेंट किया. एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, done, in which electron revolve. As long as electron remains in a particular orbit, it does not radiate energy. Release and gain of energy is because of change of orbit. Done. Basically, a shell consists of subshells. Isotopes are defined as the atoms of elements that have the same atomic number but different atomic mass. Hydrogen, carbon, and uranium have 3 isotopes each, whereas chlorine has 2 isotopes. These are the key points of chapter number 2, जिसमें हम लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, डिफरेंसेस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, हम लोगों ने आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट का पढ़ा है, एंड यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ. ओके ओके क्लास, now we are going to start a new chapter which is a very important chapter named as periodic table and periodicity. क्लास आप लोगों ने बात याद रखनी है, अगर आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है देन आप लोगों को एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं डेवलप होगा. if you have the concept of periodic table very well, then you will be very well understand the concept of elements and atoms. Done. And the structure of elements and atoms. In chapter number 3, you will learn the concept of periods and groups, about Mendeleev periodic table, about long form of periodic table, the concept of atomic size and atomic radius, the concept of shielding effect, the concept of ionization energy, the concept of electron affinity, the concept of electronegativity, and the trend of electronegativity, ionization energy, electron affinity along the group and period. Okay, class, the very first topic is Dobereiner's traits. क्लास ये क्या थे? जब एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट आया, जब एलिमेंट्स का जो डिस्कवर करने के प्रोसेस स्टार्ट हुए, तो बहुत से साइंटिस्ट और केमिस्ट आए, उन्होंने एलिमेंट्स को अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करने का तरीका शुरू किया. There are various attempts which were made to classify the elements in a tabular form. The first concept is all about Dobereiner trait. In the history of periodic table, these traits were an early attempts to sort the elements into some logical order by their physical properties. Elements को उनके physical properties की basis पे logical order में arrange करने के process को जो हम लोग कह रहे थे वो थे traits बनाने का process था. अब ये ट्रेड्स क्या थे? क्लास बेसिकली ये ट्रेड्स क्या कहते हैं? ये ट्रेड्स कहते हैं द एटॉमिक mass of strontium is the average of atomic masses of calcium and barium. बेसिकली वो कहते हैं the central or middle element has atomic mass average of the other two elements. लाइक आप ये देखिए, लिथियम है और आपके पास यहाँ पे सोडियम है और आपके पास यहाँ पे पोटाशियम है. उन्होंने कहा कि लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास है वो है 39. उन्होंने कहा कि आप इन दोनों को ऐड करें, इनको ऐड करने के बाद आप इनको डिवाइड करें 2 से, और जो आंसर आएगा वो इनके मिडल वन एटम का एटॉमिक मास होगा. लाइक आंसर आया हमारे पास 23. सो दिस 23 इज अ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. डन.
इसी तरह से देखें, ट्राइएड इस तरह से बने कि पहला और जो तीसरा एटम है उसके एटॉमिक मैसेज को प्लस करने से, फिर 2 पे डिवाइड करने से, मींस उनकी एवरेज निकालने से जो आपके पास मैस आता है वो उस एलिमेंट का होता है जो मिडल में होता है। यहाँ पे देखें 127 प्लस 30 5.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 81.2 और बेसिकली 80, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे राउंड ऑफ जो है वो 81 डन। सो दिस 81 और 80 is basically the atomic mass of bromine, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक उन्होंने 81 जो है वो यहाँ पे 80 कर दिया, आप इसे 81 कर लीजिएगा, 81 ही याद रखिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वन है कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 88 एंड दिस 88 इज द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम व्हिच इज द मिडल वन। इस तरह से उन्होंने तीन तीन के पेयर जो है वो ग्रुप्स बनाए थे और उन्होंने कहा था कि जो पहले का और तीसरे का जो मैस है जब आप उसको प्लस करके उसकी एवरेज निकालोगे तो वो सेकंड वाले का मैस होगा। Next attempt was given by Newland's octaves. In 1964, British chemist Newland Octaves put forward his observation in the form of law of octaves. बहुत important और बहुत popular law है इसका, law of octaves. Octaves से आपको पता चल जाना चाहिए कि this reflect the number 8. Octa mean number 8. So उसने किस तरह से elements को arrange किया था? He noted that there was a repetition in chemical properties of every eighth element if they were arranged by their increasing atomic masses. He compared it with musical notes. Look at here. उसने कहा कि जो पहला वाला है आपके पास, क्या है, जो पहला वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी मिलती होगी 8 में से। उसने कहा था एलिमेंट्स को इस तरह से आपने अरेंज करना है कि हर रेपिटेटिव के बाद जो है वो हर 8 रेपिटेशंस के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आए उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी फर्स्ट वाले के साथ मैच करती हो। लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती है? सोडियम से। बेरिलियम की किससे मिलती है? मैग्नीशियम से। बोरोन की किससे मिलती है? एल्यूमिनियम से। कार्बन की किससे मिलती है? कार्बन की सिलिकॉन से। नाइट्रोजन की किससे मिलती है बच्चों? नाइट्रोजन की मिलती है फॉस्फोरस से। ऑक्सीजन की मिलती है सिलिकॉन से। फ्लोरीन की मिलती है क्लोरीन से। उसने कहा था कि when there was always a repetition in chemical properties of every eighth element, हर 8वें एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज रेपिटेटिव हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो आप लोगों ने याद रखना है जो पिंक ब्लॉक है फ्लोरीन का वो इसी पिंक क्लोरीन को शो कर रहा है। दोनों क्या है आपके पास? फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर द मेंबर्स ऑफ हैलोजेंस। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से ऑक्सीजन और सिलिकॉन को आप देख लें, इनके अंदर हमेशा क्या होती है, इनकी ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है, नेचर में बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाले के साथ मिलती जुलती है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और ही कंपेयर्ड इट विद म्यूजिकल नोट्स। नेक्स्ट आया बच्चों, बहुत अच्छी अटेम्प्ट थी मेंडलीफ की। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज कैरी अ वेरी important place in the history of chemistry because Mendeleev arranged the known elements in order to increasing atomic masses. उसने कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज के बेस पे। उसने सिर्फ 63 एलिमेंट्स तब डिस्कवर हुए थे। उसने उन्हें क्या किया कि 63 एलिमेंट्स को लिया और उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पे, बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज की बेस पे उन्हें अरेंज किया, ठीक है ना। उसने कहा हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग कहते हैं पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स जो वर्टिकल है उनको हम लोग वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप्स। इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया एंड ही सेड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। लुक एट हियर, उन्होंने 63 एलिमेंट्स लिए, 1, ठीक है, फिर 6, फिर बेरिलियम है आपके पास, देन आपके पास बोरोन है। इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज हैं वो जिस तरह से बढ़ रहे थे उन्होंने उसी तरह से उसको अरेंज किया। मेंडलीफ ने ये काम किया था। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज द वेरी वेल एंड पॉपुलर पीरियोडिक टेबल इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। और उन्होंने क्या कहा कि जहाँ पे गैप्स है ना, जहाँ पे मतलब आपके पास 40 वाला जो है वो एलिमेंट अगर आपको मिल गया है, उनको मिल गया था 40 वाला एलिमेंट, 41 वाला भी नहीं वो डिस्कवर कर पा रहे थे, 42 वाला भी उनको नहीं मिला, 43 वाला भी उनको नहीं मिला, फिर आगे उनको डायरेक्ट 47 वाला मिला। तो उन्होंने क्या अक्लमंदी की, उन्होंने उनकी जगह जो है वो
जगह छोड़ दी। ये देखें जहाँ पे व्हाइट आपको नजर आ रही है ना, ठीक है, ये जो स्पेसिस हैं ये बेसिकली जगह छोड़ी हुई है उन्होंने उन्होंने उन एलिमेंट्स को जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए जगह छोड़ी हुई थी। सो ये बहुत एक अच्छी अटेम्प्ट थी। उन्होंने कहा कि जो आपके पास होती हैं हॉरिजॉन्टल रोज, उनको उन्होंने पीरियड्स का नाम दिया और वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप्स का नाम दिया। डन। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक बहुत ज्यादा अच्छी जो है फॉर्म है। 1913 में एच मोसले ने न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। मेंडलीफ ने क्या किया था, एटॉमिक मैसेस के बढ़ने पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन मोसले आया, उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स की बिना पर जो है वो अरेंज करना शुरू कर दिया। He observed that atomic number instead of atomic mass should determine the position of elements in the periodic table, and accordingly the periodic law was amended as properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. Done. उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अरेंज करें उनके एटॉमिक नंबर्स की बिना पे, ना कि उनके एटॉमिक मैसेस की बिना पे। क्लास याद रखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय एच मोसले इन 1913 and he discovered a new property of element on the basis of their increasing atomic numbers. Modern periodic table is basically based upon the arrangement of elements according to increasing atomic number, and same the concept is here. When we move from left to right in the horizontal row, then this is called period, and when we move from top to bottom, then this is known as group or vertical column. Long form of periodic table is the very important concept. उसमें उन्होंने पूरा एक टेबल बनाया था और उन्होंने जो है वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज रखी थी जिनको उन्होंने पीरियड्स का नाम दिया था। ये देखें बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको वो नाम दे रहे हैं पीरियड्स का, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इसी तरह से फर्स्ट पीरियड में उन्होंने कहा था सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। लुक एट हियर, ये आपके पास फर्स्ट पीरियड है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन एंड सेकंड इज हीलियम। सेकंड वाले में कितने हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। सेकंड एंड थर्ड पीरियड basically contains 8 elements. Fourth and fifth periods basically contains 18th element. Sixth period contained 32 elements, while seventh period contained 23 elements, and this period is still incomplete because scientists think that there are very numerous amount of elements which have to be discovered, which will be discovered, sorry, okay, जो discover होगी, इस वजह से वो incomplete है अभी। क्लास आप लोग कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके पास वर्टिकल, जो आपके पास रोज हैं, ठीक है, जो आपके पास वर्टिकल लाइंस है इन्हें रोज या फिर पीरियड्स का नाम देते हैं। जो आपके पास सॉरी जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो वर्टिकल है उन्हें हम लोग कॉलम कह रहे हैं, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल हैं उन्हें हम लोग किसका नाम दे रहे हैं, पीरियड्स का। डन। Elements of the period show different property. There are 18 vertical column in the periodic table which are called groups. Look at here. These are the groups with the vertical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. While there are 18 column, vertical column in the periodic table which are called groups. The elements of a group show similar chemical property. ठीक है, ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। लाइक देखें, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सारे एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इस वजह से इनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। क्यों, क्योंकि ये बेसिक होती हैं। एसिड और बेसिस का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी है ना, ये वो हैं अल्कली मेटल्स। यहाँ से मूव करें आप, यहाँ पे आए, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, रिडोन, ये क्या है, सारे एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं। डन। उन्होंने कहा है कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी एक जैसी होती है। सिमिलरली आप यहाँ देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है ना, ये भी सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये बेसिकली होते हैं आपके पास हैलोजीन। इस तरह से आपने याद रखना है कि जब भी आप बात करेंगे एलिमेंट्स, ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की, तो वो हमेशा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। डन। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। बच्चों 4 ब्लॉक्स बने थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है ना।
SPDF, ठीक है, 4 ब्लॉक्स थे। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है पीरियोडिक टेबल की बेसिस क्या है। पीरियोडिक टेबल की बच्चों बेसिस ये है कि इनमें जो है वो पीरियड्स हैं, इनमें ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रुप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो 7 है, ग्रुप्स आपके पास 8 हैं, वो वर्टिकल कॉलम्स हैं। फर्स्ट 2 पीरियड जो आपके पास फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट हैं, सेकंड और थर्ड में आपके पास 8 एलिमेंट हैं, फोर्थ और फिफ्थ में 18 है, सिक्स में 32 है और सेवंथ में 23 है, जो अभी भी स्टिल इनकम्प्लीट है। जितने भी और आपके पास एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं वो आगे हम लोग अरेंज करते जाते हैं। डन। ओके क्लास, नाउ पीरियड्स। पीरियड्स का आई थिंक सो अब आपको काफी अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा। फर्स्ट पीरियड को हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड और थर्ड को हम लोग नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। इनमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड में जो है वो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन होते हैं। डन। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम लोग लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं क्योंकि दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। इस तरह से सिक्स और सेवन पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसी के अंदर आपके पास 2 सीरीज आ जाती हैं जिनको हम लोग लेंथिनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है 57 से, क्योंकि बहुत लॉन्ग है तो नीचे हम लोगों ने अरेंज किया है। LA का मतलब है लेंथिनाइट सीरीज, AC का मतलब है एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है ना। इनको भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। ये देखें जरा कौन से ग्रुप में किया हुआ है हम लोगों ने, 6th एंड 7th पीरियड में, जो बहुत लॉन्ग पीरियड है तो उनमें ही लेंथिनाइट और एक्टिनाइट सीरीज आ जाती हैं। ग्रुप्स का भी बच्चों आपको कॉन्सेप्ट हो गया होगा। जो कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। 18 नंबर ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। डन। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आ जाते हैं। डन। or although elements of a group do not have continuously increasing atomic number, yet they have similar electronic configuration in their valence shell. That's the reason elements of a group are also called a family. बच्चों याद रखिएगा कि ये आपके पास वो कहता है कि ये आपके पास पूरा ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। कहते हैं जो पूरा ग्रुप है ना, इसमें आप देखिए सबके एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज है। इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, 19 एंड सो ऑन। लेकिन वो कहते हैं एटॉमिक नंबर्स तो डिफरेंट है क्योंकि हम लोगों ने अरेंज ही इसी तरह से किया है। पहले 1, फिर 2, फिर 2 वाला, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरह से हमने किया। लेकिन कहता है ग्रुप के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसी वजह से हम लोग उनको एक फैमिली भी कह सकते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ग्रुप क्या है, आप लोग कहेंगे मिस ये अल्कली फैमिली है। कौन सी फैमिली है? अल्कली फैमिली। अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट ग्रुप क्या है, आपने कहना मिस ये नोबल गैसेस की फैमिली है। फिर सेकंड लास्ट क्या है, आपने कहना मिस ये हैलोजन की फैमिली है। डन। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड वाला ग्रुप क्या है, आपने कहना मिस ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फैमिली है। डन। तो हर ग्रुप के अंदर जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों, सेम होती हैं, इसी वजह से हम लोग उनको फैमिलीज का नाम देते हैं। ओके डन बच्चों, आई होप अब आपको ग्रुप्स का अच्छी तरह से समझ आ गया है। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट विच इज एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। क्लास प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स very clearly about atomic masses and atomic radius. When we move from left to right in a period, atomic number increases yet the size of atoms gradually decreases. जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, एटम का साइज कम हो जाता है। बच्चों एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो ज्यादा हो रही है, न्यूक्लियस ज्यादा कशिश कर रहा है। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कशिश करता है तो एटम का साइज ऑटोमेटिकली जो है वो स्मॉल हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में हमेशा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, और एटॉमिक जो नंबर इंक्रीज करने की वजह से साइज ऑफ एटम जो है वो कम हो जाएगा। डन। लेकिन बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जो है वो साइज बढ़ता है। किसका साइज बढ़ता है? एटम का, ठीक है। टॉप टू बॉटम एटम्स का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, और इंक्रीज होने की वजह से शेल्स ऐड होते जाते हैं, तो न्यूक्लियस का जो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ जाता है। बच्चों जब एटम्स का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स
ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो कशिश नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पा रहा, इतना ज्यादा कशिश नहीं कर रहा। न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो आखिरी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम है, तो साइज बड़ा है। तो याद रखिएगा बच्चों, टॉप टू बॉटम जो है हमेशा साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जो है वो हमेशा साइज कम होता है। किसका होता है? एटम्स का। ये देखिए जरा, प्लीज लुक एट हियर। हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है, लिथियम का उससे बड़ा, सोडियम का उससे बड़ा, पोटेशियम का उससे बड़ा, रुबीडियम का उससे बड़ा, सीजियम का उससे बड़ा। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम देन द साइज इंक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। ठीक है ना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं जिसकी वजह से साइज बढ़ता है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो आउटर मोस्ट शेल की तरफ जो है वो कम होती है। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज, nuclear attraction increase. So when we move from left to right, so the atomic number increases while the size of atom decreases. Clear? Okay class, now move toward the next concept, which is very important concept, which is known as shielding effect. The electron present in an inner shell screen or shield the force of attraction of a nucleus felt by the valence shell electron. This is called shielding effect. बच्चों या आप लोग यहाँ पे देखें, ये क्या है आपके पास? फॉर एग्जांपल आप देख लें लिथियम को। ठीक है, ठीक है। अब आप लिथियम का साइज देखें, हाइड्रोजन की निस्बत क्या है? लिथियम का साइज हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा है, ऐसा ही है ना? तो लिथियम का साइज जो है वो हाइड्रोजन की निस्बत क्या है बच्चों? ज्यादा है। तो जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन है वो क्या है? कम है। यानी कि जो आपके पास शेल्स हैं वो कम शील्ड हो रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो आपने बात हमेशा याद रखनी है ये वाली कि शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली द attraction force of attraction of nucleus felt by the valence electron. ओके क्लास, क्लियर हो गई आपको ये बात? ये देखिए जरा, आपने याद रखना है बच्चों, जब साइज जो है वो इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शील्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी जो है वो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे और साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाता रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ये जो है वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहा है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, एंड प्लीज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट डाउन टॉप टू बॉटम एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम डाउन टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, जब हम डाउन या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक साइज कम हो रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। क्लास याद रखिएगा, किसी भी एटम के वैलेंस शेल किसे कहते हैं? आखिरी शेल को, आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं हम लोग वैलेंस शेल। किसी भी एटम के आखिरी शेल या वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। द आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार रिक्वायर्ड टू रिमूव, जो निकालने के लिए जरूरी है, द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्लास आप लोगों को मैंने एक बात बता दी है कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है? बड़ा होता है, ऐसा ही है ना? मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो है ना वो आखिरी वाले शेल के ऊपर अपनी इतनी फोर्स नहीं लगा रहा, ऐसा ही है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? आखिरी वाले शेल से दूर हो गया है, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी दूर हो गए हैं आखिरी वाले शेल से। जब न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या, जो आपके पास एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है जब न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं तो क्या उनके ऊपर न्यूक्लियस की उतनी कशिश लग सकती है? नहीं लग सकती ना। तो जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है, क्योंकि आखिरी शेल में से हम लोग इजीली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा लेते हैं थोड़ी सी एनर्जी दे के, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो है ही नहीं। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ही नहीं है तो आखिरी शेल में से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देकर निकाल लेते हैं। सो आपने याद रखना है कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? कम होती है। लेफ्ट टू राइट जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों होती है लेफ्ट टू राइट ज्यादा? क्योंकि एटम का साइज स्मॉल है, एटम का जो न्यूक्लियस है उसने
लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अच्छी तरह से खींच के रखा हुआ है, अपनी जो है वो अट्रैक्शन उनके ऊपर फुल जो है वो प्रोवाइड की हुई है। सो उनको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से निकालना मुश्किल है। ऐसे ही है ना, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज लार्ज अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। डन। ये देखिए लेफ्ट टू राइट जो है वो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग देखें, टॉप टू बॉटम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, कम होती है। लेफ्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसकी रीजन क्या है, टॉप टू बॉटम जो है वो साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो न्यूक्लियस के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश कम है, कशिश कम है तो न्यूक्लियस की ट्रैक्शन से उसे निकालना ईजी है। थोड़ी सी एनर्जी हम लोग देंगे और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिरी शेल में से निकल जाएगा। ओके, इस तरह से कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है आउटर मोस्ट शेल में। वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, आयनाइजेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, आखिरी शेल में से निकाला है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल में डालेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल में डालते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल में से क्या करते हैं, निकालते हैं, तो एनर्जी लगती है, एब्जॉर्ब होती है। डन। इसी तरह से बच्चों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज भी जो है ना वो इंक्रीज करती हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में, और डाउन टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज करती हैं। क्या रीजन हो सकती है इसकी, क्लासेस की वही रीजन है जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी की रीजन है। कि आप लोगों ने याद रखना है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, मैं लेफ्ट टू राइट यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है वो पीरियोडिक टेबल, ये वाला। एक मिनट, ये देखें, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है। जब मैं बात करूंगी लेफ्ट टू राइट की तो आपने कहना है कि यहाँ से हम यहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं बात करूंगी टॉप टू बॉटम की तो हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। ऊपर से नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है, दाएं से बाएं की तरफ साइज कम हो रहा है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है, न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना या इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकालना क्या है, इजी है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की भी वैल्यू बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। डन। Please remember these things. Left to right, the amount of ionization energy in electron affinity decrease, while top to bottom, the amount, left to right, the amount of electron affinity ionization energy increases because size decrease. From top to bottom, the amount of ionization energy and electron affinity decreases because size increases. जहाँ पे size ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, जहां पे साइज कम है वहां पे इन दोनों की वैल्यूज ज्यादा है। और इनका डिफरेंस का क्या है रीजन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, किस पे है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। Electronegativity, basically it is the ability of an atom to attract the sheer pair of electrons towards itself. किसी भी एटम की ऐसी कैपेबिलिटी जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की कैपेबिलिटी को, किसी भी एटम की कैपेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों जिसका साइज कम है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस एटम का साइज कम होगा ना, आपने याद रखना है कि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यानी कि उसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है। जिसका साइज कम है उसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है, तो जिसका साइज कम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और जिसका साइज ज्यादा है उसका न्यूक्लियस क्या है, वीक है। तो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और ये डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम। रीजन क्या है, वही कि जब आपके पास साइज ज्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली कैरी नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी। लेकिन जब साइज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब जब साइज आपके पास कम हो जाएगा तो क्या करता है, आपके पास जो न्यूक्लियस है वो जल्दी से खींच लेता है,
ज्यादा से ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है. सो इट्स एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself in a molecule is basically the electronegativity, and electronegativity increases in the period from left to right because the size decreases. When size decreases, then the nuclear charge increases. When nuclear charge increases, then we can say that nucleus is strong, and nucleus is strong, then nucleus has capability, and nucleus has ability to attract the sheer pair of electrons towards itself very well. ठीक है, ये देखें, ये एक टेबल है, ये बता रहा है आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो कम हो रही है, लेफ्ट टू राइट जो है वो बढ़ रही है. रीजन क्या है? वो ही साइज का जो है वो रीजन है. ठीक है, ओके बच्चों, की पॉइंट्स हैं. आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. की पॉइंट्स अब हम लोग देख लेते हैं. 19th सेंचुरी में डिफरेंट अटेम्प्ट्स की गई एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए. ठीक है, ट्राइएड्स बनाए गए, ग्रुप्स के थ्री थ्री ग्रुप्स जो है वो एक ग्रुप्स बनाया गया थ्री थ्री एलिमेंट्स का. डोबराइनर्स ने किया, फिर न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ग्रुप ऑफ 8 लाइक म्यूजिकल नोट्स. Mendeleev constructed periodic table containing periods and columns by arranging elements in order to increasing atomic weights. There are total 18 periods, 18 groups, and 7 periods in the modern periodic table. Depending on outermost electronic configuration, there are basically 4 blocks of in periodic table, which are basically SPD and F blocks. Similarly, the various strands atomic size increases while decreases along the period and increasing down the group. Ionization energy decrease down a group but increases along the period. Shielding effect is greater in atoms with greater number of electrons. ठीक है, size बड़ा तो shielding effect भी ज्यादा. ठीक है, electronegativity increases along a period and decreases down the group. Thank you so much, class. Please complete your book work on page number 42 and 56. Thank you so much. Allah Hafiz. I hope you will clear everything.